वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट मित्रा क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। फिर मैं धीरेन्द्र कुमार आप सबों के लिए सांख्यिकी एवं प्रायिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास आपकी सेवा के लिए पहुँचे। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर से संबंधित पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। सांख्यिकी चैप्टर में हमको 4 चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले माध्यक एवं बहुलक। उसके बाद में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं बारंबारता चिन्ह या मिलान चिन्ह। ये उसके बाद में वर्ग अंतराल या वर्ग की माप, वर्ग की ऊंचाई, उसमें निम्न सीमा उच्च सीमा, इन सब बातों का भी यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी में हमको क्या पढ़ना है उसको लिख के आपको समझाते हैं। सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों चैप्टर मिलकर बिहार बोर्ड के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि इन दोनों एक्सरसाइज से सांख्यिकी एवं प्रायिकता से 10 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोनों से मिलाकर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न, तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का दोनों चैप्टर से उठाएगा। इतना है कि 10 नंबर के प्रश्न दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस साल क्या है कि सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहा है, तो संभावना है कि सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही दोनों चैप्टर से बनाएगा। चलिए सबसे पहले सांख्यिकी चैप्टर से संबंधित हम बातें आपको बता रहे हैं। जब भी हम कोई वर्ग अंतराल लिखते हैं तो पहले क्या होता है, निम्न सीमा होता है और उसके बाद में उच्च सीमा होता है। और पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, ये 8वीं क्लास में भी इसका जिक्र है, 9वीं क्लास में भी इसका जिक्र है। बारंबारता को FI से सूचित करते हैं। जैसे कोई वर्ग अंतराल है जिसकी संख्या कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो उसको बारंबारता FI में लिखते हैं। और फिर उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं मिलान चिन्ह। तो जैसे हम लोग 5 का मिलान चिन्ह बनाते हैं, तो 5 का मिलान चिन्ह ऐसे बनाते हैं, 4 खींचकर 4 ऐसे खींच देते हैं, ऐसे काट देते हैं, तो ये 5 की बारंबारता बन गई। किसका? ये 5 का बना, इसका बन गया, 5 का बन गया। उसी प्रकार हमको 8 का बनाना है, तो सबसे पहले 5 बनाना होगा। 5 + 3 करेंगे, क्या? 5 + 3। तो सबसे पहले 5 बनाने के लिए इसका मिलान चिन्ह बनाने के लिए इसका मिलान चिन्ह बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या खींचेंगे? सबसे पहले 5, तो 1 2 3 4 ऐसे खींचे, तो ये 5 हो गया। और फिर 5 में कितना जोड़ेंगे? क्या 8 होगा, तो 3, तो अलग से 3 बना देंगे, 1 2 3। ये मिलान चिन्ह हो गया किसका? 8 का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 का मिलान चिन्ह खींचते हैं। जैसे हमको 10 का बनाना है, तो ऐसा कितना बना देंगे? 2 बना देंगे, तो 10 का मिलान चिन्ह हो जाएगा। फिर वर्ग चिन्ह बराबर होता है, जिसको x ऐसे सूचित करते हैं। कहीं भी लिखा हो ऐसे तो हम समझेंगे कि वह वर्ग चिन्ह का वैल्यू लिखा हुआ है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है ऊपरी वर्ग सीमा जो निम्न वर्ग सीमा बाटा 2, ये वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है। और हम सांख्यिकी चैप्टर में पढ़ेंगे कि माध्य को सबसे पहले इसको सूचित किया जाता है x के पावर रेकनिंग, उसको बोलते हैं। माध्य को x के पावर रेकनिंग से सूचित किया जाता है और इसको 3 विधियों से ज्ञात की जाती है। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि और तीसरा पग विचलन विधि है। तीनों विधि के द्वारा यदि एक ही प्रश्न का माध्य निकाला जाए तो तीनों का वैल्यू क्या होगा? तीनों का वैल्यू सेम होगा। चलिए प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि का अलग अलग फार्मूला और उसमें क्या क्या आती है सबका हम आपको जिक्र कर बताते हैं। अभी हमने आपको बताया कि माध्य 3 विधियों से ज्ञात की जाती है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तो कल्पित माध्य विधि में x के पावर रेकनिंग बराबर, यहाँ पे एक चिन्ह आया है जिसको बोलते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? इसको सिग्मा पढ़ते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है योग। सिग्मा का शाब्दिक अर्थ योग होता है, इस चिन्ह को सिग्मा पढ़ते हैं। या जहाँ भी FI लिखा हुआ है उसको बारंबारता से सूचित करते हैं, जहाँ भी XI लिखा हुआ उसको वर्ग चिन्ह से सूचित करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में x का रेकनिंग यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह के मान को गुणा कर उसको जोड़ देते हैं। जो मान आएगा
उसको सिग्मा एफ आई एक्स आई से सूचित किया जाता है। और सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता का योग जो आएगा उसे भाग कर देंगे तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा उसकी माध्य निकल जाएगी। दूसरा विधि होता है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम जो वर्ग अंतराल दी हुई होती है उसमें जो बारंबारता होता है उसका योग निकाल लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में n/2 करते हैं। कुल टोटल बारंबारता के योग को n से सूचित किया जाता है और उसका n/2 करने के बाद में और देखते हैं कि किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत वो मान आता है। उसके निम्न सीमा को a मान लेते हैं, समझ गए। और क्या करते हैं, एफ आई और डी आई। एफ आई तो जानते हैं कि बारंबारता है और डी आई निकलता कैसे है, जो वर्ग चिन्ह निकलेगा और जो ए माने रहेंगे तो वर्ग चिन्ह में से ए के मान को घटा देंगे, जो आएगा उसको डी आई, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए डी आई निकाल लेंगे और डी आई और एफ आई का गुणा कर उसको जोड़ लेंगे, जो आएगा उसको सिग्मा एफ आई डी आई और बटा में क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो कल्पित माध्य विधि से ऐसे माध्य ज्ञात की जाती है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जहाँ डी आई का मान एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक उसी प्रकार पग विचलन विधि से भी माध्य निकाली जाती है और इस विधि में माध्य को डी के ऊपर रेखरिंग से इसको सूचित करते हैं। और पग विचलन विधि में माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच होता है। तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में जितना अंतर होगा उसको एच से सूचित करेंगे। और ए को कल्पित माध्य इसके लिए कहा जाता है पग विचलन विधि के लिए। और यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच होता है। और यू का मान प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए निकाल लेंगे और उसमें एफ आई अर्थात बारंबारता से गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद में प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए जो संख्या प्राप्त होगी उसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आई और यू आई का मान निकल जाएगा। और क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई का मान निकाल कर उसमें भाग कर देंगे और वर्ग अंतराल उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर को एच से सूचित करते हैं, जिसको वर्ग माप भी बोली जाती है, और उससे गुणा कर देंगे तो पग विचलन विधि के द्वारा माध्य निकल जाएगी। इसके बाद हमको पढ़ना है बहुलक पढ़ना है और माध्यक पढ़ना है। और माध्य तो हम लोग पढ़ लिए। तो कुछ अवर्गीकृत आंकड़ा दी गई होती है, तो अवर्गीकृत आंकड़ा में जो अंक अपने आप को अधिकतम बार दोहराती है तो उस संख्याओं की सूची का उसको बहुलक कहा जाता है। मतलब कुछ संख्या का सूची दिया होता है, आंकड़ा दिया होता है, उसमें जो अपने आप को अधिक बार दोहराता है उसको उस आंकड़ा की बहुलक कहते हैं। और कुछ आंकड़ा वर्गीकृत रूप में दिया होता है, उसका कुछ न कुछ वर्ग अंतराल होता है, तो उसको दूसरी विधि से ज्ञात की जाती है। चलिए हम उसका जिक्र आपको लिखकर बताते हैं। चलिए आपको बहुलक के बारे में बताते हैं। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम होती है, मतलब वर्ग अंतराल दिए रहता है उसकी बारंबारता देखेंगे, उसमें अधिकतम मान वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसको क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे। क्या, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का चुनाव करने के बाद में ही बहुलक ज्ञात की जाती है। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 गुना एच होता है। जहाँ L का मान क्या होता है, जहाँ पे L का मान बहुलक वर्ग, सबसे पहले जो बहुलक वर्ग ज्ञात किए रहेंगे उस बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा उसको L बराबर लिखते हैं। तो L का मान निकल जाएगा। पहले बहुलक वर्ग जो चुनेंगे उसमें जो वर्ग अंतराल होगा उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को L बराबर लिखते हैं। और H बराबर होता है वर्ग अंतराल, जो बहुलक वर्ग होगा या प्रत्येक वर्ग अंतराल की एच का मान तो सेम ही होता है, वर्ग अंतराल की माप को एच से सूचित करते हैं। और F1, जहाँ पे F1 लिखा हुआ है वहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता को लिखेंगे कि F का मान कितना है, F1 से उसको सूचित करते हैं। और F0, जहाँ F0 रखा हुआ है वहाँ पे क्या रखेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता जो होगा उसको F0 के जगह पे लिखेंगे। और F2 के जगह पे बहुलक वर्ग से ठीक बाद के आने वाली वर्ग अंतराल की बारंबारता को F2 के जगह पे रखकर
और उसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुलक ज्ञात हो जाएगी। और अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए उस जो आंकड़ा दिया होगा उसमें जो अंक अपने आप को अधिकतम बार दोहराई होती है वही उस आंकड़ा की बहुलक कहलाती है। लेकिन ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसके लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके बाद में आपको माध्यक के बारे में बताते हैं कि माध्यक बराबर क्या होता है और माध्यक में कौन कौन सा पद आता है, उसको किससे सूचित किया जाता है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं। चलिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम माध्यक वर्ग चुनेंगे तो देखेंगे उसमें प्रेक्षणों की संख्या कितना दिया हुआ है। प्रश्न में दिया रहता है n का मान दिया रहता है कि n बराबर कितना है, तो n का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या से ही सबसे पहले माध्यक वर्ग का चुनाव करते हैं। तो जो प्रेक्षण का संख्या दिया होगा उसका आधा करेंगे, n/2 का मतलब आधा। तो n/2 मान के मान से अधिकतम मान n/2 करेंगे और संचयी बारंबारता में देखेंगे। इसमें संचयी बारंबारता नहीं लिखे हैं लेकिन संचयी बारंबारता में ही देखते हैं कि अधिकतम मान वाला जो वर्ग अंतराल होगा, संचयी बारंबारता को देखेंगे, जो अधिकतम मान होगा उसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा उसको क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ। तो सी का मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, अब बारंबारता और संचयी बारंबारता में गुणा कर देंगे। n/2 माइनस सी एफ बटा एफ हो जाएगा, गुना एच हो जाएगा। तो एच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वर्ग अंतराल की माप होता है, जहाँ एल का मान हो जाएगा जो माध्यक वर्ग होगा। जो माध्यक वर्ग हम लोग चुने रहेंगे उसकी जो निम्न सीमा होगा उसको एल के जगह पे लिखेंगे। एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। एन बराबर कुल प्रेक्षणों की संख्या जो प्रश्न में दिए हुए रहता है। और उसके बाद में सी एफ माध्यक वर्ग। सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसके लिए निकालेंगे, जो माध्यक वर्ग होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता का मान होगा उसको सी एफ के जगह पर रखेंगे इस फार्मूला में, और रख के कैलकुलेशन करेंगे। और एफ के जगह पे, यहाँ पे बाटा में एफ है तो एफ के जगह पर क्या रखेंगे, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगा, जो माध्यक वर्ग हम लोग चुने रहेंगे उस माध्यक वर्ग की जितनी बारंबारता होगा उसको एफ के जगह पर रख कर कैलकुलेशन करेंगे इस फार्मूला के अनुसार। तो क्या निकलेगा, माध्यक निकलेगा। माध्यक बहुलक एवं माध्य के बीच में कोई संबंध होता है। मान लेते हैं कि दो चीज़ दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, और आपसे पूछ दे कि माध्य बराबर क्या होगा, तो उन तीनों के बीच के रिलेशन से माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन है 3 गुना माध्य बराबर बहुलक और जो 2 गुना माध्य होता है। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम माध्य, माध्यक बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम आपको प्रायिकता चैप्टर में ले चलते हैं। प्रायिकता, और उसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका हुआ है इस टाइप के प्रश्न। चलिए सबसे पहले लिखते हैं। प्रायिकता का इंग्लिश प्रोबेबिलिटीज़ होता है और ये पी से शुरू हुआ है, इसलिए इसको शॉर्टकट में पी से सूचित करेंगे। और किसी भी घटना को ई से सूचित करते हैं, तो किसी ई घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में जितने भी परिणाम होंगे सभी परिणामों की संख्या से उसमें भाग कर देंगे। तो ई के अनुकूल जो परिणाम होगा उसकी प्रायिकता निकल जाएगी। तो प्रायिकता का मतलब होता है परीक्षणों की संख्या बटा प्रयोग के सभी परिणाम या परीक्षणों की संख्या। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जैसे द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जे कार्टन है। इस पुस्तक के लेखक जे कार्टन है। जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उछालने पर हमको क्या प्राप्त होता है, चीत प्राप्त होता है। तो चीत को एच से सूचित करते हैं, जिसको हेड भी कहा जाता है। और एक और पहलू होता है, सिक्के को उछालने पर पट भी प्राप्त होता है, जिसको टी से सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश क्या होता है, टेल होता है। TEL होता है या TAIL। और किसी एक प्रयोग में जितनी भी घटनाएं होती है उन सभी घटनाओं की प्रायिकता निकालकर उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद में हमको उसका योगफल 1 प्राप्त होता है। और वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी प्रेक्षण की प्रायिकता
या किसी भी घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो एक होता है। यह हमेशा इसको याद रखिएगा। मतलब 2-4 घटना दिया हो और उसकी प्रायिकता निकाले और जांचने के लिए यदि जोड़ने के बाद में एक आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे द्वारा निकाली गई प्रायिकता क्या है, सही है। और किसी प्रेक्षणों की प्रारंभिक घटना, सपोज हम यहाँ पे मान लें कि कोई प्रेक्षण है जिसमें 3 घटनाएं घटित हुई है। इसमें हमने उसका कोडिंग किया है वाई बी और आर है, तो इनकी प्रायिकताओं का योग निकालेंगे। तो प्रायिकता घटना वाई की प्रायिकता यानी पी वाई, पी बी और पी आर, यानी तीनों घटनाओं की प्रायिकताओं को निकालकर हम जोड़ेंगे तो इसका कुल योगफल कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसी एक घटना में हम किसी घटनाओं को ई से सूचित करते हैं और घटना ई नहीं को ई के ऊपर रेखा खींचते हैं, इसको रेखा कोष्ठक भी कहा जाता है, से व्यक्त करते हैं। और इससे अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और इसमें ताश से संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और ताश से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बातें बन रही है उन बातों को लिखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें जितना भी दिया हुआ है, जैसे द बुक ऑन गेम ऑफ चांस, इसके लेखक पूछ सकता है। तो इस पुस्तक के लेखक है जे कार्टन है। या एक सिक्के को उछालने पर क्या प्राप्त होता है, या किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो 1 होता है। और कोई घटना घटित हो रही है तो उसको ई से सूचित करेंगे, और कोई घटना नहीं, जैसे यहाँ पे घटना ई नहीं को किससे सूचित करेंगे? ई के पावर रेकरिंग से सूचित किया जाता है। चलिए इसके आगे ताश एवं अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखकर अभी हम आपको पहले बताए हैं। अभी हम आपको बताए थे, मतलब कोई घटना घटित होता है तो उसको ई से सूचित करते हैं। कोई घटना घटित नहीं हो तो उसको ई के ऊपर रेखनी एक रेखा कोष्ठक खींच देते हैं। तो कोई घटना घटित हो या नहीं घटित हो, उन दोनों का योग कितना के बराबर हो जाता है? योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, पी ई को इधर रहने देंगे, प्लस में है तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट हो गया। अगर इससे कोई रिलेटिव क्वेश्चन पूछे तो इस फार्मूला का उपयोग कर उसको सॉल्व कर सकते हो। और किसी भी प्रायिकता का मान 1 के मान से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। जैसे ये किसी घटना की प्रायिकता का मान है पी ई, तो इसका मान 1 के मान के बराबर और नहीं तो उससे छोटा हो सकता है, और 0 के मान से हमेशा बड़ा होता है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितना हो सकता है? 1 हो सकती है, 1 होती है। और एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। मतलब कोई घटना असंभव हो कि वो घट ही नहीं सकता तो उसका प्रायिकता कहाँ से उत्पन्न होगा? तो इसलिए उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। और एक ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या कितना होता है? तो 52 होता है, जिसमें 2 रंग होता है, एक होता है लाल रंग और दूसरा होता है काला रंग। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या, ताश के पत्तों की संख्या 26 होता है, और काला रंग के पत्तों की संख्या कितना होता है? 26 होता है। फिर लाल रंग 2 भागों में बटा होता है। एक पान होता है, तो पान को हार्ट्स कहते हैं, जिसकी संख्या 13 होता है। और ईट को ईटिया जिसको कहते हैं हम लोग, जिसका इंग्लिश होता है डायमंड्स, जिसकी संख्या कितना होता है? तो डायमंड्स की संख्या 13 होता है। उसके बाद में काला रंग भी 2 भागों में बटा होता है, हुकुम कहते हैं, जिसको सियाह हम लोग कहते हैं, सियाह। तो उसका इंग्लिश होता है एस्पेडस, जिसकी संख्या कितना होता है? 13 होता है। और चिड़ी जिसको चिड़िया कहते हैं, जिसका इंग्लिश क्लब्स होता है, और जिसकी संख्या कितना होता है? 13 होता है। ईका का इंग्लिश एक्स होता है, जिसकी संख्या प्रत्येक रंग के पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी, प्रत्येक प्रकार के ताशों में ईका की संख्या 1-1 होती है। तो ईका की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। बादशाह को किंग कहते हैं, जिसकी संख्या 4 होता है। और बेगम को क्वीन कहते हैं, जिसकी संख्या 4। गुलाम को जैक्स कहते हैं, जिसकी संख्या भी 4 होती है। यदि पूछ दे कि एक ताश की गड्डी में ईका की प्रायिकता कितना होगा, तो ईका होने की संख्या कितना हो गया? इसकी घटना 4 हो गया। अब बटा कुल टोटल कितना है? 52। तो 4/52
एक इक्का होने की प्रायिकता बराबर 4/52 हो जाएगा ये। या एक बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह की संख्या कितना होता है, 52 पत्तों में बादशाह की संख्या 4 होता है, तो एक बादशाह होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 4/52 हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न को लिख के इस पे हम आपको समझा रहे हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। प्रायिकता से संबंधित इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। प्रश्न दिया हुआ है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से से या में से एक कंचा यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो एक गेंद निकाला जाता है सफ़ेद है या नीला है या लाल है। जब इस टाइप के प्रश्न पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो अ, दिया रहता है उसको कुछ मान लेते हैं, उस घटना को कुछ मान लेते हैं। तो हम नीला को बी से, सफ़ेद का इंग्लिश वाइट होता है तो इसको डब्लू से, और लाल का इंग्लिश रेड होता है तो उसको आर से सूचित कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो माना कि घटित संभव घटना, नीला को बी से ब्लू मतलब नीला होता है, वाइट मतलब सफ़ेद होता है, और आर से रेड मतलब लाल होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी, यहाँ यहाँ नंबर ऑफ नंबर ऑफ बी यानी ब्लू कलर के कांसे की संख्या कितना है, 3 है। नंबर ऑफ डब्लू, नंबर ऑफ डब्लू मतलब वाइट कांचा की संख्या कितना है, 2 है। और नंबर ऑफ रेड कांचा की संख्या कितना है, 4 है। तो कुल 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 घटित परिणाम को n और s से सूचित करेंगे। टोटल नंबर का सम कितना हो जाएगा, तो 3 है, यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो टोटली कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 4 9 हो जाएगा। क्या, कुल घटित परिणाम को n से सूचित करेंगे जिसका मान तीनों जो दिया हुआ है, ब्लू कलर के कांसे की संख्या 3, वाइट कलर के कांसे की संख्या 2 और रेड कलर के कांसे की संख्या 4 है, तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल NS निकल जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे फर्स्ट नंबर में पूछ, यहाँ तीनों का अलग अलग निकालेंगे, सफ़ेद का अलग, नीला का अलग और रेड का अलग। जैसे हमने यहाँ पे सफ़ेद कलर के, डब्लू का मतलब वाइट कलर के कांचे की प्रायिकता निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइट कांचा बटा नंबर ऑफ टोटल कांचा। तो वाइट कांचा की संख्या 2 बटा NS की संख्या 9 है। उसी तरीका से P और ब्लू कलर के कांचे की प्रायिकता निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ब्लू कलर बटा नंबर ऑफ टोटल कांचा। तो नंबर ऑफ ब्लू कलर का कितना है, ब्लू कलर के कांचे की संख्या 3 बटा कुल कांचे की संख्या 9। उसके बाद में नंबर ऑफ रेड कांचे की प्रायिकता बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ रेड कांचा, तो इसका है NR बटा NS। तो NR की संख्या लाल कलर के कांसे की संख्या 4 बटा कुल कांसे की संख्या 9 है। तो इस प्रकार इसकी प्रायिकता बनाई जाती है। यदि एग्जाम में पूछे तो इसी प्रकार आप उसका